नेक्स्ट टॉपिक इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें पहला फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी होती है? एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नाम में एसिड आ रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे एक चीज हमको पता होनी चाहिए कि कई बार वो डायरेक्ट एसिड नहीं बोलता वो, कि एसिडिक बता दो कौन ज्यादा है कौन कम है। कई बार वो क्या बोलेगा, वो के ए दे देता है, ठीक है, कि अरेंज द कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू के ए, ठीक है, के ए स्ट्रेंथ, मतलब के ए की जो वैल्यू है उसके हिसाब से आप इसमें अरेंज करना है वही एसिडिक ही होता है। ये के ए का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर जो अपने 11th में पढ़ा था। के ए, तो के ए जितना ज्यादा होता है वो उतना ज्यादा एसिडिक ही होता है, ठीक है। इसको देख के मतलब आपने घबराना नहीं है, इसका मतलब भी एसिड ही होता है। तो के ए घबराना कब है? जब इसका एक ऑपोजिट आता है, पी के ए। पी के ए, तो पी के जो है वो उल्टा होता है के ए का। पी के जितना ज्यादा होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हो, पी के जितना ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना क्या ज्यादा कम हो जाएगा। तो आप अगर आपको बोलता है कि पी के अकॉर्डिंग आपने एसिडिक कैरेक्टर बनाना है तो आपने ध्यान रखना है कि जिसका एसिडिक कम होगा उसका पी के हाई वैल्यू होगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपने अरेंज करना है। ऐसे वो बेस में भी पूछ सकता है तो ए की जगह बी हो जाएगा। के बी मतलब जितनी ज्यादा के बी की वैल्यू उतना ज्यादा बेसिक, और पी के बी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। पी के बी जितना ज्यादा ज्यादा होगा पी के बी उतना ही बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाता है? कम होता है। तो पी के बी और पी के ए दोनों ही जो है उल्टे चलते हैं उसके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के हिसाब से। डायरेक्ट अगर बोल रहा है एसिड बेस का अरेंज कर लो फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, पर कई बार वो शायद प्रीवियस नॉलेज आपकी चेक कर ले, ठीक है, जैसे कहते हैं 11th पढ़ने की जरूरत नहीं, तो वहां कुछ गैप पता लग जाता है वहां पे, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके मतलब एनसीईआरटी में भी मेंशन होता है वैसे, पढ़ा होगा तो अब हम कर रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर। ये एसिड क्यों है? पहले तो व्हाई इट इज एसिड, ये एसिड क्यों है ये, ठीक है, क्योंकि ये एच रिलीज कर सकता है, ठीक है। अब ये एच रिलीज करेगा क्यों, हमने इसका रीजन नहीं पढ़ना है, और कौन ज्यादा एसिडिक है कौन वीक एसिडिक है। एक रीजन तो आपको पता ही है, OH की पोलैरिटी, ठीक है, OH की पोलैरिटी। तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर होगा तो उसमें ग्रुप देखना है कौन सा लगा है, या तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है या फिर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो आपने तो यही देखना है कि OH पे क्या फर्क डाल रहा है, ऑक्सीजन पे क्या फर्क डाल रहा है। तो मेरे को ये बताओ, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो ये पूरी चेन पे इफेक्ट डालेगा। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप को हम -I इफेक्ट भी बोलते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है? ये ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कार्बन से, कार्बन किससे खींचेगा? ऑक्सीजन से। तो इन द एंड ऑक्सीजन पे क्या हो रही है? इलेक्ट्रोनेसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो वो किससे किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? हाइड्रोजन से लेगा, तो जिससे ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव, और क्या जाएगा? पॉजिटिव। तो -I इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप O और H के बीच की पोलैरिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, इसकी पोलैरिटी को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, दे विल इंक्रीज देयर पोलैरिटी। और पोलैरिटी अगर बढ़ गई, O और H की अगर पोलैरिटी बढ़ गई तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो O और H की पोलैरिटी कब बढ़ती है? जब ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो कैसे बनता है? जब आप इसमें कौन से ग्रुप लगाते हो? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो पूरी ऑर्गेनिक में ज्यादा आपको सोचना नहीं है कौन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। एक आपको याद रखने हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जहां लगे होंगे वो -I इफेक्ट शो करेंगे, जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा एसिडिक होगा। दूसरा आपको ये बड़ा फेमस ग्रुप है NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, ये भी बड़ा आता है। जहां पे NO2 ग्रुप लगा होगा OH के साथ ऐसे डायरेक्ट, वो भी क्या करेगा? एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो भी क्या करेगा? सेम इफेक्ट डालेगा, OH की पोलैरिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। ज्यादा एसिडिक बनाना चाहते हो तो आप मल्टीपल इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, -I इफेक्ट दिखाओ, ठीक है। उल्टा क्या होगा उसका? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा? भर भर के इलेक्ट्रॉन देगा। वो कहां जाएगा? कार्बन से होते हुए किसके ऊपर इलेक्ट्रोनेसिटी बढ़ा देगा? ऑक्सीजन के ऊपर। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया? ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेसिटी बढ़ गई। अब ऑक्सीजन को ऑलरेडी मतलब वो कह सकते हो कि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब इसकी कोई भूख नहीं, कोई हंगरनेस नहीं है रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन्स। जब इसको अब इलेक्ट्रॉन्स चाहिए नहीं तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डिमांड भी नहीं करेगा। जब हाइड्रोजन से ये डिमांड नहीं करेगा तो इनके बीच में नेगेटिव पॉजिटिव की पोलैरिटी भी नहीं बनेगी। तो मतलब इन द एंड क्या हो रहा है कि आपको बैठे बैठाए ऑक्सीजन को क्या मिल गए? इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी? सब कुछ क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन को
इलेक्ट्रॉन मिल गए। अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो वो हाइड्रोजन से कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो इसलिए इसकी पोलैरिटी डिक्रीज हो गई और एसिडिक रिएक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप में आपको ज्यादा कुछ नहीं है, एक मिथाइल है, ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एसिड रिएक्टर कम कर रहा है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एसिड रिएक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये सेम हमने अल्कोहल में भी पढ़ा था, क्योंकि अल्कोहल में भी लास्ट में क्या था, OH ही था, ठीक है, बना लो इसको। वीडियो ऑन होगी, बोल दो स्टार्ट करो। मूविंग ऑन स्टार्टेड है, हाँ जी ठीक है। एसिडिक रिएक्टर की एग्जांपल्स रह गई हैं हमारी, एग्जांपल्स को डील कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि रैंडमली आपको कंपाउंड्स गिवन होते हैं और आपको ऑर्डर बनाना होता है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है। तो एसिडिक के लिए मैंने पहले ही बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो OH की पोलैरिटी को इंक्रीज कर देंगे और एसिडिक रिएक्टर भी इंक्रीज कर देंगे। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक रिएक्टर को कम कर देते हैं। बस आपने इसमें यही देखना है किसमें प्लस आई इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और किसमें माइनस आई इफेक्ट है। तो यहां से अगर हम बात करें, ठीक है, इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे, या तो कह सकते हो इस COH के साथ हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, तो ये मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये भी रिलीज करेगा और ये भी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लस आई इफेक्ट काफी ज्यादा है, 3 प्लस आई इफेक्ट है, इसलिए सबसे लीस्ट एसिडिक वही होगा। उसके बाद फिर हमने एक मिथाइल कम कर दिया, सिर्फ 2 ही बचे हैं, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कम हो गया है, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा एसिडिक है। और यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही मिथाइल छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ तो फिर भी 2 मिथाइल दिख रहे हैं, यहाँ पे एक ही मिथाइल दिख रहा है हमारे पास, इसलिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया है इन तीनों में। तो एसिडिक रिएक्टर इधर को इंक्रीज कर रहा है आपका, इस साइड को। इसके बाद फिर हमने मिथाइल की जगह क्या, एक H को हटा के मैंने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। और Cl क्या होता है, Cl आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये एसिडिक रिएक्टर अब इंक्रीज करने लग जाएगा, ठीक है, ये अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा, तो ये इससे भी ज्यादा एसिडिक है। Cl बढ़ा दो, 2 Cl कर दो, उसके बाद लास्ट में कितने Cl कर दिया मैंने, 3 Cl कर दिए, तो इसलिए और भी ज्यादा एसिडिक रिएक्टर इंक्रीज कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो एसिडिक रिएक्टर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ये हमने ऑर्डर बना लिया। बाकी हम अब कुछ कंपैरिजन भी करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे कंपैरिजन बिटवीन बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड और इथेनोइक एसिड में विच वन इज मोर एसिडिक। कंपैरिजन बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड करना है, तो इसमें आपने बताया ज्यादा एसिडिक कौन है, ठीक है, विच वन इज मोर एसिडिक। तो इसमें सीधा सीधा आपका जो एलिफेटिक और एरोमेटिक में मैंने पहले ही बताया, जो कंपैरिजन है वो किस पे जाता है, हाइब्रिडाइजेशन पे, हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है वो कार्बन जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, sp3। यहाँ पे जो कार्बन है वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में होगा, sp2 में होगा। तो sp3 और sp2 में आपको पता होना चाहिए कि s का परसेंटेज किसमें ज्यादा है, तो किसमें s का परसेंटेज ज्यादा, दोनों में से। यहाँ पे आपको पता है s की जो परसेंटेज आएगी वो कितनी आएगी, 33.3, और यहाँ पे s की परसेंटेज कितनी आएगी, 25। हाँ, वेरी गुड, बस इसी का आपको रीजन देना है। अब ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, दिस कार्बन, तो ये क्या करने लग जाएगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने लग जाएगा, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बन जाएगा ये जो फिनाइल ग्रुप है ये वाला, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, दिस कार्बन बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, उससे क्या होगा, द पोलैरिटी बिटवीन O एंड H इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई इट इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू इथेनॉइक एसिड। इसमें ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि इसमें S की परसेंटेज क्या है, कम है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक और कंपैरिजन मैंने पूछा है कि मिथेनोइक एसिड जो है सबसे ज्यादा एसिडिक है इन दोनों से भी। सबसे लीस्ट एसिडिक तो मैंने बता दिया कि इथेनोइक एसिड है, क्योंकि एक तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है और ये किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह, जो कि प्लस इफेक्ट शो करता है और जो OH की पोलैरिटी को कम कर देगा। बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड तो हमने इन दोनों में कंपेयर कर लिया कि बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक रहा, क्योंकि इन दोनों के साथ आपने ये देखना है कि COH के साथ ग्रुप कैसा लगा। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था और ये कौन सा था हमारा, sp3। तो यहाँ मैंने एक कंपाउंड और ऐड किया जिसका नाम है मिथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड में बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। मिथेनोइक एसिड और बेंजोइक एसिड में अगर कंपेरिजन आएगा तो बच्चे आंसर वही देखते हैं कि इसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और जिस करके ये ज्यादा एसिडिक होगा, बट आंसर के हिसाब से हमारा जो मिथेनोइक एसिड है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा इन तीनों में से। रीजन क्या है, क्योंकि एक तो इस कार्बन के साथ कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ
और ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इस करके ऑक्सीजन यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विद्रॉ करेगा, नेगेटिव बनेगा और हाइड्रोजन क्या बनेगा, पॉजिटिव, पोलैरिटी बन जाएगी। अब रीजन ये आ रहा है कि यहाँ तो चलो एटलीस्ट इस COH के साथ भाई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कैसे कम हो गया? तो इसका रीजन ये है ड्यू टू -R इफेक्ट, रेजोनेंस करके हो गया। अब रेजोनेंस के हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बेंजीन है, ठीक है, क्योंकि कार्बन की तरफ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो कार्बन ग्रुप है, इसमें ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा नेगेटिव, ठीक है, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आना था, पॉजिटिव। बट वो कैसे न्यूट्रल हो गया कि बेंजीन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इस कार्बन को दे दिए, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। तो ड्यू टू -R इफेक्ट हमारा क्या हो रहा है कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है COOH ग्रुप को। तो ड्यू टू -R इफेक्ट हम कहते हैं, ड्यू टू -R इफेक्ट द पोलैरिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन decreases because here it act as electron releasing group due to -R effect. So this is the real reason कि that's why it is less acidic in nature as compared to methanoic acid. उसके बाद आप रेजोनेंस दिखा सकते हो यहाँ पे, वो तो आपको पता है कि -R इफेक्ट है, जब ये बॉन्ड इधर जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड इसको मूव करेगा न्यूट्रल होने के लिए, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, इसको मूव करेंगे, ये न्यूट्रल हो जाएगा पॉजिटिव, फिर हमारा यहाँ पे ऑर्थो पे आ जाएगा, और लास्ट में सब कुछ वापस कर देना आपने, ये नेगेटिव इधर आ जाएगा और ये बॉन्ड नीचे आ जाएगा। तो ये -R इफेक्ट करके हमारे यहाँ पे इथेनोइक एसिड जो है वो ज्यादा, जो मिथेनोइक एसिड इससे भी ज्यादा क्या हो गया, एसिडिक हो गया, ठीक है। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी कार्बोक्सिलिक एसिड की, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, इन तीनों चीजें से हम रिएक्ट करेंगे, सोडियम मेटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। तीनों में जो कॉमन है रिएक्शन सेम ही रहने वाली है, एसिड का बिहेवियर हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सब में क्या बनेगा, एक ही चीज बनेगी, CH3COH से रिएक्शन करेंगे और हाँ CONA सब में बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सोडियम एसिटेट वाला होगा। क्या इसमें, अभी आपको पता है ये एसिड है, ये मेटल है, तो मेटल और एसिड का जब रिएक्शन होता है सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, तो सोडियम इस हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देगा, CH3COONA प्लस हाफ H2 लिख दो, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद CH3CONA के साथ हमने बना लिया, ये बार बार बनेगा, मेटालिक एस्टर बोलते हैं इसको, मेटालिक एस्टर है ये, सोडियम एसिटेट। उसके बाद एक और हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लेते हैं प्लस NaOH, एसिड बेस रिएक्शन इज देयर, एसिड बेस रिएक्शन, इसमें भी आपका सॉल्ट बनेगा CH3COONA प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे H2O बन जाएगा। H2 क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका H और यहाँ पे क्या निकलेगा, OH निकलेगा। तो ये एसिड है, H रिलीज करेगा, ये बेस है, ये OH रिलीज करेगा, HOH, फिर से क्या बन जाएगा H2O, तो ये सॉल्ट बन जाएगा CH3CONA बन जाएगा, ठीक है, सोडियम इथेनोएट, इसको बोलते हैं सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसिटेट बोलते होते हैं इसको। ये सॉल्ट आगे भी हमें काम आएगा, क्योंकि जब हमने डीकार्बोक्सिलेशन करनी हो तो यही वाला सॉल्ट चाहिए होगा। तीसरा हम करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, CH3COOH प्लस NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहां से भी सेम चीज बनने वाली है। अब ये बाइकार्बोनेट है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जो थर्ड रिएक्शन मैंने लिखी है, इट इज ए टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको वाकई में पता करना है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास COOH ग्रुप है, तो दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पूछते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट इज देयर। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब डालते हो एसिड के साथ, तो एसिड इस सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज कर देता है, डिकम्पोज। तो जब डिकम्पोज होगा तो कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2। और जब CO2 रिलीज होती है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एफरवेसेंस बोलते हैं, एफरवेसेंस। एफरवेसेंस में क्या होगा, जैसे आप इनो डालते हो पानी के अंदर, ठीक है, बबल्स एकदम से ऊपर झाग बन के आते होते हैं, सेम वैसे ही होगा। तो एसिड डालते ही सोडियम बाइकार्बोनेट में एफरवेसेंस आ जाएगी, कंफर्म कर देगा कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका डिस्टिंग्विश टेस्ट किसके साथ आता है, फिनॉल के साथ, क्योंकि फिनॉल भी एसिडिक है। फिनॉल भी आपने पढ़ा था कि वो भी एसिडिक है, पर ये वीक एसिड है। अगर मैं फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट करना चाहता हूं तो आप दोनों में क्या डालोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, नो एफरवेसेंस, तो वो क्या होगा, फिनॉल होगा। जिसके साथ एफरवेसेंस आ जाएगी वो आपका क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, COOH होगा। तो ये हमारी थी
रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ है। अब अगली केमिकल प्रॉपर्टी चलेंगे। ठीक है, तो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड ने सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे दिया एफरवेसेंस, जबकि फिनॉल ने नहीं दिया। इसका रीजन हम एसिडिक नेचर पे देते हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कम्पेयर टू फिनॉल। और उसका रीजन क्या है? रीजन जो है हम अभी कर लेते हैं इसका। रीजन जो जाएगा वो जाएगा इसके रेजोनेंस बेस्ड स्ट्रक्चर पर। ठीक है, रेजोनेंस पे जाता है। अब रेजोनेंस क्यों जाता है देखेंगे। अब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई भी CH3 जैसे लिखा है यहाँ पे COOH, अगर इसने H रिलीज किया तो ये क्या बनाएगा? CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये बनाएगा ये। ठीक है, 2 लोन पेयर ऑलरेडी से H रिलीज करने के बाद कितने लोन पेयर हो जाएंगे? ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर हो जाएंगे। ये बन गया एसीटेट आयन। एसीटेट आयन जो होता है वो बड़ा ही रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अभी तक जितने भी हमने स्ट्रक्चर पढ़े हैं सबसे रेजोनेंस स्टेबलाइज ये कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं। ठीक है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होता है? क्योंकि आफ्टर रिलीजिंग H पॉजिटिव आयन इट विल फॉर्म मोस्ट, अभी तक का मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्यों है मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर? तो H रिलीज करने के बाद वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा है। क्यों बना रहा है? उसका रीजन यहाँ पे लिख रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। ये जो डबल बॉन्ड है जब ऑक्सीजन की तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन नेगेटिव, O नेगेटिव बन जाएगा। और कार्बन पे कौन सा चार्ज आना चाहिए था? पॉजिटिव। बट ये क्या हो गया है? यहाँ से जो लोन पेयर उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। तो कैसे बनेगा इसका? CH3C, ये डबल बॉन्ड उधर गया तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी तरफ गया, यहाँ नेगेटिव हो गया। कार्बन पर पॉजिटिव आना चाहिए था। ठीक है, कार्बन पे पॉजिटिव आना चाहिए, वो नहीं आया क्योंकि यहाँ से हमें लोन पे मिल गया। तो यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो जो चीज हमारे यहाँ नीचे बनी थी वो ऊपर चली जाएगी, जो ऊपर थी वो चल गई नीचे चली गई। मतलब नेगेटिव चार्ज आपका इन दोनों ऑक्सीजन एटम के साथ, ठीक है, मूव कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्सल। ठीक है, दोनों पर डिस्पर्शन वर्ड लिख लो, SION, डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन बोथ द ऑक्सीजन एटम, मल्टीपल ऑक्सीजन एटम कह सकते हो। जितना ये डिस्पर्शन होता रहेगा उतना ये स्टेबल है। तो ये डिस्पर्शन करके, नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्शन करके दोनों ऑक्सीजन एटम के ऊपर, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया है। ठीक है, कैसे लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड? कि आफ्टर रिलीजिंग H पॉजिटिव आयन इट फॉर्म ए कार्बोक्सिलेट आयन व्हिच इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर, which is a resonance stabilized structure. So why it is a resonance stabilized structure? Because it have dispersion of negative charge on 2 oxygen atoms, on 2 oxygen atoms, that's why. और यही चीज अगर मैं फिनॉल से बात करूं, जैसे मैंने बोला कि फिनॉल वीक एसिड क्यों है, इसके कंपैरिजन फिनॉल का भी हम ऐसे देख लेते हैं। तो फिनॉल अगर H रिलीज करेगा तो क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड आयन बनाएगा प्लस H पॉजिटिव आयन बनाएगा। अब इस फिनॉक्साइड आयन में एक ही ऑक्सीजन एटम है, तो ये वाली प्रॉपर्टी नहीं शो कर सकता है, डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज नहीं शो कर सकता। तो ये लैक ऑफ डिस्पर्शन चार्जेस है, इसमें लैक ऑफ डिस्पर्शन चार्जेस है, इसलिए ये लेस एसिडिक है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें एक ऑक्सीजन एटम है, उसमें 2 ऑक्सीजन एटम है। तो ये वाली प्रॉपर्टी करके कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। H रिलीज करने के बाद वो ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है। फिनॉल H रिलीज होने के बाद उससे एक लेस स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा है, फिनॉक्साइड आयन which cannot show dispersal of negative charge, that's why. So this is the comparison, this is the reason. बाकी आप इसका यहाँ पे फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने फिर पता कर लिया कि ये क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड में आ रहा है। जितने भी तक हमने कंपैरिजन किए अल्कोहल से, फिनॉल से, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो H रिलीज कर रहा है, जो कार्बोक्सिलेट आयन बना रहा है, ये स्टेबल है, स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे मूव कर रहा है बार बार, जिसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। और ये पॉइंट अगर किसी के अंदर हो जाए तो वो सबसे स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड H रिलीज करता है उसके बाद, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। कहता है फिनॉल में भी तो ऐसा हो रहा है, फिनॉल भी H रिलीज करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इन दोनों में कंपैरिजन अगर करेंगे तो इसमें मल्टीपल ऑक्सीजन एटम होने करके इसमें नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पर डिस्पर्स हो सकता है,
बट यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन एटम होता है, तो इसलिए यहाँ पर डिस्पर्शन नहीं होती नेगेटिव चार्ज की, ठीक है, इसलिए ये कम स्टेबल है। यहाँ पे अगर हमने एक कंपैरिजन और कर सकते हैं, जैसे इथेनॉल हमने पढ़ा है, तो इथेनॉल अगर H रिलीज करता है तो क्या बनाता है, CH3CH2O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इस तरह से। तो अगर मैं इथोक्साइड आयन की बात करूं और फिनॉल की बात करूं, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि फिनॉल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इथेनॉल का कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, उसके बेसिस पे हमने पढ़ा था फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, और ये कम एसिडिक है, ठीक है, वो हमने पहले भी बात कर रखी है। यहाँ पे अगर रेजोनेंस की बेस पे आंसर देना तो दूसरा मतलब इसका जो आंसर बनेगा कि H रिलीज करने के बाद जो इथोक्साइड बनाता है ये लैक ऑफ रेजोनेंस है, ये डज नॉट शो रेजोनेंस, इथोक्साइड आयन कैन नॉट शो रेजोनेंस। तो कभी भी इथेनॉल H को रिलीज नहीं करेगा या स्लो करेगा, क्योंकि H रिलीज करने के बाद वो ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है जो कि स्टेबल नहीं है, तो ये इसलिए वो H रिलीज नहीं करना चाहेगा। जबकि फिनॉल H क्यों रिलीज करेगा, क्योंकि वो H रिलीज करने के बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो दैट्स व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन द इथेनॉल। ये रेजोनेंस की बेस पे आंसर हो गया, ठीक है, बाकी आंसर जो है हमने पहले भी कर रखे हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया कि क्यों ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे सकता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं दे सकता, ठीक है, विद रीजन हमने कर लिया है। हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे। दिस इज अवर नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी करनी है अब हमने। इसमें हमने करना है रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया है, ठीक है, रिएक्शन विद अमोनिया करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक जो है कॉन्जुगेट एसिड बेस वाली कहानी होने वाली है, प्रोटॉन कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं। H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे, H पॉजिटिव रिलीज भी करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद अमोनिया, कॉन्जुगेट एसिड बेस बनेगा इसके अंदर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो CH3COOH प्लस अमोनिया NH3। तो ये H रिलीज करेगा तो अमोनिया इस H को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर ये H रिलीज करेगा तो क्या बन जाएगा, ये CH3COO नेगेटिव। अगर ये H रिलीज कर दिया तो CH3CO नेगेटिव बन गया। जो H है वो कौन एक्सेप्ट कर लेगा, NH3, और ये क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट बन जाता है ये। तो ये अमोनियम एसीटेट जो है, इसको अगर हम हीट करें तो इसमें से H2O निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, CH3COO अमाइड बन जाएगा, अमाइड। यही चीज़ आप बेंजोइक एसिड लेके भी कर सकते हो, प्लस NH3। पहले आपने सॉल्ट बना लेना है, COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, उसके बाद उसको हीट कर दो। हीट करने के बाद आपने H2 निकाल देना है, और बेंजीन के ऊपर क्या बना देना है, अमाइड, बेंजामाइड, बेंजामाइड बन जाएगा। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, ये आया था क्वेश्चन, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आता है, X और Y कंपाउंड आपको बनाने होते हैं। हीट का साइन ध्यान रखना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। जब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकाल दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, CONH2, अमाइड ग्रुप होता है CONH2, ठीक है। और CONH2 आपको पता होना चाहिए कि CONH2 भी जो है वो भी आपस में रेजोनेंस दिखा सकता है। ये हम भी क्वेश्चन हमने कहीं पे किया था। एक और क्वेश्चन इसमें आता है, पैथेलिक एसिड जो होता है COOH, अगर मैं ले लूँ दोनों, तो 2 COH है, तो इसमें कम से कम 2 अमोनिया डालो, 2 NH3 डालो। 2 अमोनिया डालने के बाद दोनों कार्बन के ऊपर आप सॉल्ट बना दो, COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, ठीक है। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे दोनों अमोनिया से रिएक्ट कर जाएंगे, दोनों अपने अपने H रिलीज करके दोनों अमोनिया को दे देंगे, और दोनों अमोनिया क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन। इसको आपने फिर से हीट करना है, हीट करोगे तो -2H2 निकल जाएगा, और ये 1-2 पोजीशन पे आपको क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। इस अमाइड को आगे आपने स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी है, वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग, और ऐसा कंपाउंड बनने वाला है जो अगले चैप्टर पे जिस पे नेमिंग रिएक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है। इसको यहाँ तक बना लोगे आप, इस यहाँ तक कोई चक्कर नहीं होता। यहाँ पे अगर मैं इसको और स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग लिखूँगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद यहाँ पे ये एक चीज़ और रिलीज करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, -NH3। अमोनिया निकालना आपने। अब अमोनिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं 1 नाइट्रोजन निकाल दूँ
और 3 हाइड्रोजन निकाल दो। देखो एक नाइट्रोजन, 2 H यहाँ से हो गए, एक H और चाहिए निकालने के लिए, एक H यहाँ से निकाल दो। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा क्या, आपके पास यहाँ CO बचा, यहाँ CO बचा, यहाँ से एक H आप इसको ऑलरेडी यूज़ करा चुके हो, तो यहाँ पे NH बचेगा। ठीक है, 2 CO बचे, एक NH बचा। तो 2 CO आपने लिख देने हैं पहले, CO और बीच में कॉमन हमने क्या बना देना है, NH। ठीक है, कॉमन ये जैसे एनहाइड्रेट होता है आपका, CO बीच में O होता है, उस तरह का कुछ कंपाउंड बन गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि हमने पैथालिक एसिड लेके इसका अमाइड बनाया है। ठीक है, एक अमाइड रह गया, इसमें 2 अमाइड थे, एक रह गया, डायमाइड था, सिंगल अमाइड बना है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करके अमोनिया निकाल के इसको बोलते हैं पैथाइलामाइड, पैथाइलामाइड बोलते हैं। ठीक है, पैथाइलामाइड बोलते हैं। और इस पर एक नेमिंग रिएक्शन आती है इसके आगे वाली, जो अगले चैप्टर में हम करेंगे। ठीक है, अमाइंस वाले चैप्टर में, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन लगा हुआ है, ये नाइट्रोजन हम खींच के अमाइन बना लेंगे किसी मेथड से, उसको बोलते हैं गैब्रियल पैथाइलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, वो हम अगले वाले चैप्टर में करेंगे। तो दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, हमारा यहाँ पे बन गया है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इसके बाद रिएक्शन में PCl5, PCl3 एंड SOCl2, ये 4th केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी। ये हमने पहले भी किया था। ठीक है, कहाँ पे हमने किया था, ये हमने किया था अगर अल्कोहल से अल्काइल हलाइड बनाना हो, जिसमें हमने पढ़ा था कि SOCl2 सबसे बेस्ट रिएजेंट होता है, क्योंकि इसके जो बायो प्रोडक्ट होते हैं वो गैसियस होते हैं। ठीक है, और ये हमने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था। तो ये करता क्या है, ये तीनों PCl5, PCl3 और SOCl2, जहाँ पे OH होते हैं उसकी जगह क्या लगा देते हैं, Cl लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास CH3COOH है, तो जहाँ पे OH है उसकी जगह आप क्या लगा दोगे, Cl लगा लोगे, मतलब एसिड क्लोराइड बन जाएगा, बस एसिड क्लोराइड बन जाएगा। और बाय प्रोडक्ट जैसे आपने याद कर रखे हैं सेम वैसे ही लिख देने हैं, PCl5। ठीक है, एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बेंजोइक एसिड। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड ले लेते हैं हम, यहाँ मैं PCl3 ले लेता हूँ। ठीक है, और तीसरा जो हम ले लेते हैं यहाँ पे, मान लो कि मैंने लिया यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड प्लस SOCl2। तो यहाँ पे भी आपने OH, OH और OH, सभी OH को रिप्लेस करके आपने यहाँ Cl लगा देना है बस। तो ये क्या बन जाएगा, CH3COCl। ये कहाँ काम आता है, एसिटाइलेशन में काम आता है। ठीक है, एसिड क्लोराइड या इथेनॉइल क्लोराइड बोलते हैं। और इसके जो बायो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होता है, POCl3 प्लस HCl। ये बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड के ऊपर भी क्या लग जाएगा, COCl, बेंजोइल क्लोराइड प्लस क्या निकल जाता है इसमें, H3PO3। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड। और लास्ट में भी जो OH को हटा के हम क्या लगा देंगे, COCl प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस। ठीक है, दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 4th केमिकल प्रॉपर्टी, जहाँ पे आपने हर OH को हटा के Cl लगा देना है। ठीक है, चलो ये वाली भी हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये करना हमने प्रॉपर्टी नंबर 5th केमिकल प्रॉपर्टी हमारी। ठीक है, आज हमने खत्म करना है ना। तो डीकार्बोक्सिलेशन हमारे पास वैसे काफी तरीके होते हैं COOH को खत्म करने के लिए, बट यहाँ हमने सिर्फ 2 ही मेथड करने हैं। एक हमने करना है सोडा लाइम मेथड, जिसको हम बोलते हैं केमिकल डीकार्बोक्सिलेशन, कि केमिकल्स डाल के डीकार्बोक्सिलेट कर रहे हैं, सोडा लाइम डालेंगे। और दूसरा मेथड होता है हम रिड्यूसिंग एजेंट डाल के इसको एल्केन बना देंगे। तो पहला मैं कर रहा हूं केमिकल डीकार्बोक्सिलेशन, केमिकल डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। ठीक है, केमिकल डीकार्बोक्सिलेशन, केमिकल डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। किसके प्रेजेंस में होता है ये, NOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये CO का काम क्या होता है, ये एक ड्राइंग एजेंट होता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नहीं बनता पर फिर भी एक्स्ट्रा है। जो NOH होता है वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेता है और डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, डायली क्वेश्चन सब्सटेंसेस बोलते हैं, विच कैन अब्सॉर्ब द मॉइस्चर एंड डिसॉल्व। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो NOH है वो डिसॉल्व हो, हम चाहते हैं वो रिएक्ट करे। ठीक है, इसलिए इसको ड्राई करने के लिए हमने साथ में क्या रखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड। इस कॉम्बिनेशन को हम सोडा लाइम बोलते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया इथेनोइक एसिड, और साथ में पहले हम इसका सॉल्ट बनाएंगे, तब आपने सोडा लाइम डालना, पहले नहीं डालना। पहले मैं इसका सॉल्ट लेके आऊंगा कार्बोक्सिलिक एसिड का NOH डालकर। एसिड बेस रिएक्शन है, पानी के बगैर होती नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, सोडियम एसिटेट बन जाएगा, H2O निकल जाएगा। ये रिएक्शन सबको पता है।
ये रिएक्शन सबको पता है कि H और OH एसिड बेस रिएक्शन, CH3COO Na बन जाएगा। इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट। ये तो बहुत फेमस सॉल्ट है, पहले भी हमने बहुत बार बनाया। अब इसी सॉल्ट को दोबारा लेना हमने, सोडियम एसीटेट को, CH3COO Na, इसमें आपने डालना है अब यहाँ पे NOH अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। अब यहाँ पे ये कार्बन खत्म हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। ठीक है, कार्बन हमने खत्म करना है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा। पूरा सोडियम कार्बोनेट कैसे बनेगा? पूरा सोडियम कार्बोनेट कैसे बन जाएगा? ये ऐसे बन जाएगा, Na2C 1 2 3 3 ऑक्सीजन, Na2CO3 निकल गया। तो मतलब आपने क्या किया, हमने जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन था, ये CO है, वो खत्म कर दिया किस फॉर्म में? कार्बोनेट फॉर्म में निकल गया। अब क्या बचा आपके पास? CH3 बचा, यहाँ H बचा, वो कंबाइन हो जाएंगे और क्या बन जाएगा? अल्केन बन जाएगा, मीथेन। मीथेन बन गया। तो इसमें कार्बन कम हुआ है। अभी तक हमने कहीं भी रिएक्शन की है, कार्बन हमने हमेशा बढ़ाए हैं, ठीक है, इंक्रीज किए। यहाँ पे आके हमने सीखा कार्बन कम कैसे होता है। तो आपने 2 कार्बन से स्टार्ट किया, फिर 1 कार्बन कम हो गया, ठीक है। इथेनोइक एसिड से मीथेन बन गया, ठीक है। यही चीज अगर मैं बेंजोइक एसिड के ऊपर करूं, बेंजीन के ऊपर रख के करनी अगर, ठीक है, तो इसको भी पहले आप क्या करोगे? NOH डालोगे, H और OH, H2 निकल गया, क्या बन जाएगा? COO Na बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट। उसके बाद फिर इसमें क्या डालोगे? यही चीज, NOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्या निकल जाएगा? Na2CO3 निकल गया। बचा हुआ कहाँ जाएगा? इस बेंजीन के अंदर, और ये बेंजीन फुल बन जाएगा, ठीक है। बेंजोइक एसिड से क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। तो ये कार्बन कहाँ गया? डीकार्बोक्सिलेट हो गया। किस फॉर्म में हुआ? CO3 फॉर्म में निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा एक मेथड हो गया। अंडरस्टूड है सबको? तो अगर मैं 3 कार्बन से शुरू करता तो आपको इथेन मिलता, 4 कार्बन से शुरू करता तो प्रोपेन मिलता, 2 कार्बन से शुरू किया तो मीथेन मिलेगा। तो कभी भी आपको अगर 1 कार्बन कम करना हो तो पहले उसको कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके आओ किसी तरह ऑक्सीडेशन मेथड लगा के, फिर आप उसमें सॉल्ट बनाओ, उसके बाद फिर से सोडा लाइम डाल के उसे डीकार्बोक्सिलेट कर दो। तो ये था पहला मेथड। दूसरा मेथड जो है वो रिडक्शन करके करेंगे, और सबसे फेमस रिड्यूसिंग एजेंट HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो मैंने इसके बारे में क्या बताया? HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस के बारे में क्या बताया मैंने? कि ये एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो किसी भी फंक्शनल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर सकता है? अल्केन में, बिना कार्बन कम किए, बिना कार्बन कम किए। तो आप चाहते हो कार्बन मेरे उतने ही रहे, आप चाहते हो कार्बन उतने ही रहे, ठीक है, और वो अल्केन बन जाए, तो आप कौन सा रिड्यूसिंग डाल सकते हो? HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस डालेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं यहाँ पे एग्जांपल, फिर से वही इथेनोइक एसिड, ठीक है, डाला मैंने HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, रेड P, ठीक है। तो इसमें जितने भी ऑक्सीजन है सब खत्म हो जाएगी। कितने कार्बन? 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला अल्केन क्या बन सकता है? इथेन बनेगा, CH3 ये दोनों ऑक्सीजन कहां चले जाएंगे? वो इससे हाइड्रोजन ले लेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर, वो सारे वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट हमें सिर्फ हाइड्रोजन देता है। तो यहाँ पे आप बायो प्रोडक्ट में निकाल सकते हो H2, ठीक है। और जब इस HI में से सारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो I किस फॉर्म में निकल जाएगा? I2 फॉर्म में निकल जाएगा, क्योंकि उसका H निकल गया तो वो I2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। बैलेंसिंग में यहाँ करनी ना, क्योंकि नॉर्मली हमको बस इसका फंक्शन लिखना है। तो दिस इज द सेकंड मेथड बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये बन जाएगा। यही अगर मैं इसके साथ करता, बेंजोइक एसिड के साथ करता, तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलता हमको यहाँ पे? तो ऊपर वाला कार्बन जो है वो खत्म हो जाता, खत्म का मतलब अल्केन बन जाता। ऊपर वाला 1 कार्बन अगर बनता है तो क्या बनेगा? ऊपर CH3 बन जाएगा, मतलब टॉलिन बन जाएगा, टॉलिन बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर CH3 बन जाएगा। बाकी बायो प्रोडक्ट रिएक्टेंट सेम ही रहने वाले, ठीक है। H2O और I2 निकल जाएगा, HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो यही 2 हमने कार्बोक्सिलेशन करनी है, डीकार्बोक्सिलेशन, नहीं तो एक कॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस भी होती है, ठीक है। वो +1 में आपने की थी, ठीक है। वो यहाँ पे काम नहीं करनी है हमको, यहीं पे हमने 2 डीकार्बोक्सिलेशन करनी है। एक तीसरी नेमिंग रिएक्शन आती है, वो हम आगे करेंगे,
वो भी डीकार्बोक्सिलेशन ही है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद करते हैं स्कीम इमिटेड रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है यहाँ पे ये भी एक तरह की डीकार्बोक्सिलेशन होगी। इसके अंदर भी डीकार्बोक्सिलेशन होती है। इसमें भी एक कार्बन कम हो जाएगा, और कार्बन कम के साथ हमें एक फायदा और मिलेगा कि इसमें NH2 ग्रुप भी मिल जाएगा, अमाइन बन जाता है। तो अमाइन अगला ही चैप्टर है, वहां पे भी ये रिएक्शन रिपीट हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे हमने यहाँ पे रिएक्शन की, जैसे अमोनिया के साथ रिएक्शन की थी, वहां पे आपको अमाइड मिला था, उसमें भी नाइट्रोजन वाला कंपाउंड मिला था, वो भी हमें अमाइन में मिलने वाला है। एक आपने पथैलामाइड बनाया था, वो भी आपको अमाइंस में मिलेगा। ये अभी मैं जो रिएक्शन कर रहा हूँ ये भी आपको अमाइंस में मिलेगा, और अगला चैप्टर भी हमारा अमाइंस है, तो उससे चीजें रिलेट कर रही हैं हमारी। इन द एंड आपको अमाइंस मिल जाना है। तो यहाँ पे हम इस केमिकल प्रॉपर्टी को आप ये भी लिख सकते हो कि रिएक्शन विद हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड है, हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है? ये होता है N3H। N3H को बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। ये अमोनिया यहाँ दिखता पर है नहीं, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसको NH3 पढ़ने की, पर ये N3H है। ठीक है, 3 नाइट्रोजन है और 1 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक है, कई बार इसको इस फॉर्म में भी दिया जाता है, मतलब सॉल्ट के फॉर्म में दे देते हैं, ये इस तरह से Na। ठीक है, Na के साथ दे देते हैं, जैसे मैं लिखा N3, NaN3 लिख देते हैं इसकी जगह, NaN3। ये सोडियम अजाइड हो गया, सोडियम अजाइड। अगर ये दे दिया आपने, मतलब सेम तरह से रिएक्शन परफॉर्म कर देनी है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो NaNH3 है उसको हम किसी एसिड से रिएक्शन करा के, ठीक है, जैसे मैं अगर HCl ले लूँ ना, यहाँ पे HCl ले लूँ अगर, तो NaCl निकल जाएगा और ये N3H बन जाता है, प्लस N3H। मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी आपका हाइड्रोजोइक एसिड बना। तो अगर आपको NaN3 दे दिया जाए या N3H दे दिया जाए, आपने स्कीम ही लगानी है, स्कीम इमिटेड रिएक्शन ही परफॉर्म करनी है, डीकार्बोक्सिलेशन करनी है। यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो CO2 फॉर्म में निकल जाता होता है, CO2 फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है, हमने 3 नाइट्रोजन करना क्या है, इसमें से 2 नाइट्रोजन तो आप गैस फॉर्म में निकाल देना। ठीक है, 1 नाइट्रोजन बचेगी, वही आपने अमाइन में बना देनी है। अब रिएक्शन देखते हैं, तो वही हमारा फेमस कंपाउंड इथेनॉइक एसिड प्लस N3H। ठीक है, N3H ले लिया हमने, तो मैंने जैसे कि बोला डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 निकल जाएगा, CO2 निकाल दो, और मैंने बोला 3 नाइट्रोजन में से 2 नाइट्रोजन निकाल देंगे, N2। अब जो बचा सब लिख दो, CO2 निकाल दिया, 2 N निकाल दिया। अब आपके पास यहाँ क्या बचा? CH3, 1 नाइट्रोजन बचा था, हाइड्रोजन कितने बचे? 1 H, ये 1 H यहाँ बचा, तो ये क्या बन गया? मीथेनामीन। ठीक है, तो इथेनोइक एसिड से हमने सीधा क्या बना लिया? मीथेनामीन बना लिया। मतलब 2 कार्बन से हम सीधा कहाँ चले गए? 1 कार्बन में। तो इसके साथ हमको अमाइन भी मिल गया, हमें इसमें ये फायदा हुआ। पिछली वाले रिएक्शन में हम अल्केन ही बना पाए थे, ठीक है, यहाँ पे हमें सीधा सीधा अमाइन भी लगा हुआ मिल गया। दूसरी चीज हम कर लेते हैं बेंजोइक एसिड से, इससे आपको एनिलीन मिल जाएगा, N3H। बेंजीन के ऊपर क्या मिल जाएगा आपको? NH2, CO2 प्लस नाइट्रोजन गैस। सेम वही आपको CO2 निकाल देना है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकाल देना है, यहाँ पे H रह जाएगा सिर्फ। 3 नाइट्रोजन में से 2 नाइट्रोजन निकाल देंगे तो एक यहाँ पे NH बचेगा, तो वो NH और ये H NH2 बन जाएगा, एनिलीन। तो ये बड़ी रेयर कन्वर्जेंस है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। दिमाग में आना चाहिए कार्बन खत्म करके एनिलीन लगाना, नहीं तो अगर मैं कॉमन मेथड से करने लग गया ना तो ये कम से कम 7-8 स्टेप लेगा। कहाँ पहले मैं इसको अल्केन बनाऊंगा, फिर कहीं क्लोरीन लगाऊंगा, फिर अल्कोहल बनाऊंगा, फिर होनो डालूंगा, तब जाके चीजें बनेंगे। वो कन्वर्जेंस में कर लेंगे। तो ये हमारी हो गई स्कीम इमिटेड रिएक्शन। ठीक है, 2 एग्जांपल्स हमारे लिए बहुत है इसमें। 7th केमिकल प्रॉपर्टी करनी है, एक और नेमिंग रिएक्शन है अल्फा हेलोजनेशन की। इसी में अल्फा हेलोजनेशन भी कह सकते हो इसे, बड़ा खतरनाक सा नाम है इस साइंटिस्ट के, जो नाम भी है जो भी है। ठीक है, ये जो अल्फा हेलोजनेशन होगी उसका नाम क्या है? नेमिंग रिएक्शन का नाम क्या है? हेल से शुरू होता है, हेल वोल्हार्ड। उसके बाद ऐसा नाम आने वाला है जालिंस्काई, हेल वोल्हार्ड
जेलिंस्काई रिएक्शन। तो ऐसा नाम है, बड़े बड़े लोग जल जाएं, इतना बड़ा नाम है इसका, हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन। पर रिएक्शन बड़ी छोटी सी है, नाम ही इतना बड़ा है, ठीक है। इसमें आपने अल्फा हाइड्रोजन हटा के उसमें हेलोजन डाल देना आपने। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं, CH3COOH। अगर मैं पूछूं इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो आंसर क्या होगा? क्योंकि ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ लगा हुआ कार्बन अल्फा, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन को, तीनों को हटा के अपने हेलोजन लगाना, जैसे आप क्लोरोफॉर्म टेस्ट करते थे, हेलोफॉर्म टेस्ट करते थे ना, सेम वही है। अब इसमें मैं क्लोरीन डालता हूँ। अब आप इसको चाहे एक स्टेप में कर लो या इकट्ठे सारे स्टेप फॉलो कर लो, आपकी मर्जी है। जैसे मान लो मैंने एक क्लोरीन डाला अभी, तो एक H और एक Cl निकालो, एक H और एक Cl निकालोगे, HCl हो गया। एक जो Cl बचेगा वो यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CCl2 बन जाएगा ना, सॉरी, ये मतलब कि यहाँ पे बन जाएगा CH2, एक Cl लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आपने एक H और एक Cl निकाला HCl, बचा हुआ Cl उसकी जगह ले लेगा, Cl2 in the presence of रेड फॉस्फोरस। और ये चीज ध्यान रखना है, पीछे भी आपने HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस यूज किया था, तो वो रिडक्शन वाला काम करता है, ठीक है। ये हमारा अगर सिर्फ हेलोजन के साथ रेड फॉस्फोरस है तो ये आपकी हेलोजनेशन कर देगा। आगे फिर यही चीज डाल दो, क्लोरीन के साथ रेड फॉस्फोरस, फिर से क्या हो जाएगा? एक H और एक Cl निकल जाएगा, एक H और Cl निकल जाएगा, और यहाँ पे 2 Cl लग जाएंगे, ठीक है। बचा हुआ H भी निकालना चाहते हो तो उसमें भी आप क्या डाल दोगे? क्लोरीन फिर से डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो तीनों Cl की जगह, तीनों H की जगह क्या लग गए? हमारे 3 Cl लग गए, ट्राइक्लोरोइथेनोइक एसिड बन चुका है। इसी को क्या बोलते हैं हम? हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन बोलते हैं इसी को, ठीक है। आप इकट्ठा भी कर सकते हो, 3 Cl2 इकट्ठे डाल के 3 HCl निकालो और CCl3COOH बना लो, ठीक है। दैट इज द 7th केमिकल प्रॉपर्टी। बस मेन ये है कि वो अल्फा हाइड्रोजन निकाल के वो लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। दिस इज केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 8 केमिकल प्रॉपर्टी नंबर है हमारे पास। और इसमें हमने करनी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हर चैप्टर के एंड में आई जाती है। तो बस हमें इतना पता होना चाहिए कि जो बेंजीन के ऊपर लगने वाला ग्रुप है वो किस टाइप की रेजोनेंस दिखाता है, मतलब -R दिखाएगा या +R दिखाएगा। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों ही आपके -R इफेक्ट शो करते हैं। इसमें होने वाली जितनी भी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफाइल वाली, वो सारी मेटा पे ही आपको प्रोडक्ट देने वाली है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सेंटर पे बेंजोइक एसिड रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने 5 रिएक्शन कर देनी है। एक मैं करूंगा ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ, मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहा हूँ, ठीक है। एक हम कर लेंगे CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। एक हम करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। एक हम करते हैं नाइट्रेशन HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और एक हम करते हैं सल्फोनेशन। ये 5 रिएक्शंस होती हैं। ग्रुप कौन कौन से लगाने हैं? अब ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है, इट्स मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, तो मेटा पे चीज लगेगी है, ठीक है, मेटा पर ही चीज लगेगी। COH COOH, तो मेटा पे यहाँ क्या लगने वाला है? ब्रोमिनेशन कर रहे हो तो क्या लग जाएगा? Br। यहाँ से H निकलेगा तो वो एक H और एक Br निकाल देना आप, HBr बाय प्रोडक्ट। यहाँ मेटा पे क्या लगेगा? तो यहाँ भी मेटा से एक H और एक Cl निकल जाएगा और अल्काइल ग्रुप लग जाएगा। यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगेगा? COCH3। बेंजीन के मेटा पर क्या लग जाएगा? COCH3, एसिटोफिनोन ग्रुप होता है ये। और नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप लगता है? ये भी बड़ी फेमस रिएक्शन है नाइट्रेशन, तो ये लग जाएगा NO2 ग्रुप। और यहाँ पे निकलता क्या बाय प्रोडक्ट आपका? H2O। और सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप लगता है? SO3H ग्रुप लगता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग जाएगा मेटा पर। और लास्ट में वही क्वेश्चन जो बोला जाता है कि पूरा प्रोडक्शन किसकी होती है, तो भाई अल्काइलेशन और असाइलेशन जो है ये पूरा प्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। क्यों देते हैं? रीजन क्या है? क्योंकि जो AlCl3 है ये खुद क्या होता है? ये ल्यूस एसिड होता है। जो ल्यूस एसिड होता है उसको सिर्फ क्या चाहिए होते हैं? उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। और उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख जाते हैं? ऑक्सीजन के लोन पेयर पे दिख जाते हैं। तो ये AlCl3 इन लोन पेयर के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना लेता है, जिससे इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है
और ये प्रोडक्शन भी हमको फिर कम देता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड। 9th केमिकल प्रॉपर्टी आ गई है एस्टरिफिकेशन। एस्टर बनाना है, और एस्टर क्या होता है? RCOOR। तो एस्टर बनाना है तो हमें क्या करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से रेट करना है। तो ये ऑलरेडी हम इथेनॉल में कर चुके हैं। जब हमने इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज की थी तो उसमें हमने एसिटिक एसिड से रेट कराया था, और एसिड के डेरिवेटिव से भी कराया था मैंने, जिसमें सारे ही एस्टर बनते थे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 क्या करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर निकाल देगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है? आप यहां से निकाल दो H और यहां से निकाल दो OH। H और OH क्या निकल जाएगा? H2, ठीक है। H और OH H2 निकल गया, बाकी क्या बचा? CH3 COO, ठीक है। RCOO बन गया, और यहां क्या निकलेगा? CH2 CH3। तो ये क्या बन गया? इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट एस्टर बन गया। दिस इज एस्टरिफिकेशन, ठीक है। और जब भी आपने एस्टर फॉर्मेशन करनी है, आपने हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल ही लेना है, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। अंडरगो डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन रिएक्शन, जिससे क्या बनता है? एल्कीन बन जाता है। तो एस्टरिफिकेशन के लिए हमेशा आपने 1 डिग्री अल्कोहल ही यूज करना है। और लास्ट वन 10th रिडक्शन। तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन करूं तो आपने यूज करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये यूज करो आप, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, काफी महंगा भी होता है, और आप इसको अगर रिड्यूस करोगे तो जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ऑक्सीडेशन करने के बाद। तो यहां पे अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन करूं तो ये इसको कहां तक ले जाएगा? अल्कोहल तक ले जाएगा। इसमें क्या क्या ऐड हुआ है ये देखो, क्या क्या ऐड हुआ है इसमें। तो एक ऑक्सीजन कम हो गया, एक तो वो ऑक्सीजन गया कहाँ? तो वो 2 हाइड्रोजन लेके क्या निकाल लेगा? H2O। तो एक ऑक्सीजन तो आपने चलो 2 हाइड्रोजन से निकाल लिया, ठीक है, 2H यूज कर लिया आपने, और 2H और ऐड भी हुए, तो कम से कम इसमें कितने H डलेंगे? 4H डलेंगे, 4H। तो 2H तो आपने किसमें यूज कर लिया? 2H आपने ऑक्सीजन के साथ निकाल दिया H2O, और 2H इसके साथ लगा दिया CH2OH बन जाएगा, ठीक है। CH2OH बन जाएगा, क्योंकि आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो। अगर मैंने एक ऑक्सीजन निकाला तो क्या बनेगा? ये CH3CHO एल्डिहाइड बनेगा पहले, ये CH3CHO एक ऑक्सीजन निकाल दिया, जैसे मान लो ये ऑक्सीजन निकाल दो, CH3CHO क्या बनेगा? एल्डिहाइड। यहाँ एल्डिहाइड तक रुकेगा नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डाला है, ये आगे और इसको रिड्यूस करेगा। तो कितने H इसमें ऐड होगा कि अल्कोहल बन जाएगा? तो आप देखो यहाँ पे एक H ऐड हो जाएगा, एक H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? इथेनॉल, ठीक है। दैट इज द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है। Signing off for today. हाँ, नहीं बस